नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ क्लोरोफिल, लिमिटिंग फैक्टर और अडॉप्टेशन ऑफ लीफ के किस तरह लीफ की या पत्तों की जो अरेंजमेंट है या उनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह फोटोसिंथेसिस को मदद करता है। सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल असल में वो केमिकल है जो सूरज की रोशनी को जज़ब करता है और अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजार कर बेनिफिशियल NADPH और NADP और ATP बनाता है, जो कि डार्क रिएक्शन में आके इस्तेमाल होके ग्लूकोज बनाने के इस्तेमाल काम आता है। अच्छा, मेन पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए के साथ एसेसरी पिगमेंट भी हैं, ऐसी चीजें भी हैं जो क्लोरोफिल ए से बच जाने वाली लाइट को जज़ब कर लेती हैं। अगर क्लोरोफिल ए की कुव्वत से ज्यादा एनर्जी आ जाए तो वो क्लोरोफिल बी या एसेसरी पिगमेंट से कैरोटीनॉइड्स हैं, जेंटीन वगैरह हैं, वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मेन पिगमेंट में क्लोरोफिल ए है, एसेसरी पिगमेंट में कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी वगैरह हैं। जो लाइट क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स अब्जॉर्ब करते हैं। और असल में जो लाइट क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब करता है वो बेस्ट फोटोसिंथेसिस करवाती है। सबसे ज्यादा जो लाइट फोटोसिंथेसिस करवाने के काबिल है वो रेड और ब्लू है, और क्लोरोफिल ए ही वो रेड और ब्लू लाइट अब्जॉर्ब करता है। इनका एक स्पेक्ट्रम होता है लाइट का। पहले वाली कुछ जो वेवलेंथ्स हैं वो विजिबल नहीं है, लास्ट वाली भी विजिबल नहीं है, दरमियान वाली विजिबल है जिन्हें विब वायर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इस तरह उनका नाम दे दिया जाता है। उनकी थोड़ी थोड़ी सी वेवलेंथ्स होती हैं। जो वेवलेंथ रेड और ब्लू लाइट की है वो ऑब्जर्व करवाने के लिए हमारे पास पौधों के पास अल्लाह ताला ने क्लोरोफिल ए रखा है। और जो बाकी लाइट्स हैं जो कम फोटोसिंथेसिस करवाती हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस में मददगार लाजमी हैं, वो एसेसरी पिगमेंट जैसे कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी ऑब्जर्व करते हैं। अब अगर मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए क्यों है, कोई पूछे आपसे, तो आप कहेंगे कि जो लाइट बेस्ट फोटोसिंथेसिस करवाती है जो कि रेड और ब्लू है वो लाइट क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व करता है। क्लोरोफिल ए रेड और ब्लू लाइट ऑब्जर्व करता है जो कि बेस्ट फोटोसिंथेसिस करवाती है। जब क्लोरोफिल के ऊपर रोशनी आके पड़ती है वो अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाता है। एक्साइट करवाने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरने के दरमियान में या दौरान ATP और लास्ट पे NADPH बना दिए जाते हैं जो कि एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं, हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल हैं। थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन NADPH, NADP और फॉर्म ये चीजें बनाई जाती हैं, ATP भी बनाया जाता है। लिमिटिंग फैक्टर क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें फोटोसिंथेसिस के ऊपर असरअंदाज होती है और उसकी जो रफ्तार उसको कम कर सकती हैं। उनके अंदर इफेक्ट ऑफ लाइट, इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। अब देखते हैं सर्दियों के अंदर पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं या पौधे इतनी ग्रोथ नहीं कर सकते। गर्मियों के अंदर वो ज्यादा हरे भरे होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है इसका मतलब सूरज की रोशनी भी ज्यादा आ रही है। सूरज की रोशनी ज्यादा आ रही है, पौधे फोटोसिंथेसिस ज्यादा करें, लेकिन एक खास हद तक। जब उस हद से सूरज की इंटेंसिटी, सूरज की रोशनी की शिद्दत बढ़ जाती है, इस टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। पौधों को ज्यादा ट्रांसपायरेशन करवानी पड़ती है अपने आप को कूल रखने के लिए। ट्रांसपायरेशन के नतीजे में उनमें जो पानी होता है वो निकल जाता है, इसलिए पौधे ये काम करते हैं कि वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो ना ही ट्रांसपायरेशन होती है, ना ही बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ना ही अंदर से ऑक्सीजन बाहर जाती है। इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी सप्रेस हो जाता है, दब जाता है थोड़ा। जैसे जैसे अभी सुबह सुबह का टाइम हो, सूरज की रोशनी की इंटेंसिटी अभी ठीक हो, शिद्दत इतनी बहुत ज्यादा ना हो लेकिन थोड़ी बहुत हो, टेम्परेचर भी आस्ता आस्ता राइज कर रहा हो, तो फोटोसिंथेसिस पीक लेवल पे होगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सूरज की रोशनी की शिद्दत बढ़ जाएगी, पौधे अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेंगे ताकि ज्यादा ट्रांसपायरेशन ना करवानी पड़े। ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाएगी तो पौधे मुरझा जाएंगे, उनके अंदर से पानी खत्म हो जाएगा और वो अपने आप अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं ताकि पानी भी बाहर ना जाए, कार्बन डाइऑक्साइड भी फिर बाहर से अंदर नहीं जा सकेगी, लिहाजा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दब जाएगा। आप कहेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाती है, लेकिन एक खास हद तक। जब उस खास हद से लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दबना शुरू हो जाएगा, सप्रेस होना शुरू हो जाएगा, बल्कि कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, बाकी पानी भी हो, सूरज की रोशनी भी हो, क्लोरोफिल भी हो, ग्लूकोज नहीं बन सकता। कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पौधे फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन ये भी एक खास हद तक। जब उस हद से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जैसे शहरी इलाकों में बेशुमार कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वहां पर पौधे इतना कोई खास
हरा भरा या फिर कोई खास फल फ्रूट भी हमें नहीं देते, क्योंकि एक खास लिमिट होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज की एक लिमिट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की भी एक लिमिट होगी। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी, लेकिन एक खास हद तक। जैसे ही उस हद से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस सप्रेस हो जाएगी या बंद हो जाएगी। उसके बाद अडॉप्टेशन ऑफ लीफ स्ट्रक्चर। पौधे के जो पत्ते हैं वो किस तरह फोटोसिंथेसिस में मददगार साबित होते हैं। आपने देखा होगा नीचे वाली जो ब्रांचेस होती हैं पौधे की वो लंबी होती हैं, उनके पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं। ऊपर की जो ब्रांचेस होती हैं वो छोटी होती हैं और उनके पत्ते भी छोटे छोटे होते हैं। अगर आप गौर करें तो इस तरह की कैनोपी बनती है, कोई मुसल्लस तरह की चीज बनती है। ऊपर वाले पत्ते और शाखें छोटी, नीचे वाले पत्ते और शाखें बड़े हो जाते हैं। ये इसलिए होता है ताकि सूरज की रोशनी ज्यादा से ज्यादा पत्तों के ऊपर पड़ सके। अगर फर्ज करें ऊपर वाला बड़ा हो जाए, शाख बड़ी हो जाए और पत्ते बड़े हो जाएं, और नीचे वाले कम हो जाएं, तो नीचे वाले पत्ते जो मिड तक हैं उन्हें उनके ऊपर तो रोशनी पड़े ही ना, सिर्फ ऊपर वाले पत्तों के ऊपर और शाखों के ऊपर रोशनी पड़े। इस तरह अल्लाह ताला ने पौधों को इस तरह अरेंज किया होता है कि उनके जो नीचे वाली ब्रांचेस हैं वो बड़ी होती हैं, उनके पत्ते भी बड़े होते हैं ताकि उनके ऊपर रोशनी ज्यादा से ज्यादा पड़ सके। फ्लैट टू अब्सॉर्ब मैक्सिमम लाइट। ज्यादातर पत्ते चिपटे होते हैं, कोई ऐसे बुरबुरे या हम बेतरतीब नहीं होते कि उनकी बेशुमार शक्लें बनी हो, कोई पत्थर की तरह हो, कोई दरवाजे की तरह, इस तरह नहीं, बल्कि चिपटे होते हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर रोशनी आगे पड़े, वो ज्यादा से ज्यादा रोशनी को अब्सॉर्ब करें, ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करें। थिन लेयर हेल्प इन अब्जॉर्प्शन। पौधों की जो ऊपर वाली लेयर है या पूरे पत्ते ही हैं, सॉरी, वो पत्ते जो है वो बड़े बारीक होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी इनसाइड क्लोरोफिल जा सके और क्लोरोफिल अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड करवा सके। वैक्सी लेयर, जिसे क्यूटिकल का नाम दिया जाता है, पौधों की पत्तों के ऊपर बारीक सा एक वैक्सी लेयर होती है, मोम की एक तह होती है, उसे क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल उनको बाहर वाले जरासीमों से, धूल मट्टी से और बाहर किसी इंजरी से भी बचाता है, और साथ साथ ट्रांसपायरेशन को भी कम करता है। अगर ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाएगी तो पौधे मुरझा जाएंगे। और इस क्यूटिकल का एक और फायदा भी है कि ये सूरज की रोशनी को ब्लॉक नहीं करता। जितनी भी सूरज की रोशनी आती है वो लाजमी क्लोरोफिल के ऊपर पड़ती है। सूरज की रोशनी जितनी आ रही है उसमें से सिर्फ 1% पौधे ऑब्जॉर्व करते हैं, बाकी 99% रिफ्लेक्ट कर दी जाती है या ऑब्जॉर्व नहीं की जाती। क्यूटिकल ये मदद फराहम करता है कि ना तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होने देता है, ना बाहर से कोई जरासीम या कोई धूल मिट्टी को आने देता है, और साथ ही साथ सूरज की रोशनी को भी ब्लॉक नहीं करता, ये सूरज की रोशनी को अंदर पेनिट्रेट करने देता है। उसके बाद है टाइनी सैक्स, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा बड़े कारआमद होते हैं। स्टोमेटा के जरिए फोटोसिंथेसिस में बन जाने वाला पानी भी बाहर खारिज किया जाता है। फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन बनती है वो भी बाहर निकाल दी जाती है, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी स्टोमेटा के जरिए ही अंदर दाखिल होता है। लिहाजा स्टोमेटा जो है ये आप सबसे इंपॉर्टेंट ओपनिंग है पत्ते के अंदर। अगर स्टोमेटा नहीं होंगे कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं अंदर जा सकेगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ना जाएगी तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकेगी। मेसोफिल सेल्स are present which contain large number of chloroplasts। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये ऑर्गेनेली ही पौधों को जानवरों से मुख्तलिफ बनाती है। जब सूरज की रोशनी आती है क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल के अंदर जाके पड़ती है तो सूरज की रोशनी की मदद से खुराक बनती है। मेसोफिल सेल्स are present which contain large number of chloroplasts। पत्तों के अंदर बेशुमार मेसोफिल सेल होते हैं। सेल्स मिलकर पत्ते बनाते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और पत्ता एक ऑर्गन है। मेसोफिल सेल्स के पास ऑर्गेनेली कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा केमिकल होगा? क्लोरोफिल होगा, जो कि फोटोसिंथेसिस करवाएगा। बीनीथ एपिडर्मिस, पत्ते की ऊपर वाली जो तह है उसके बिल्कुल नीचे जो मेसोफिल सेल हैं वो एक दूसरे के साथ गट्ठे जुड़े हुए हैं, कंपैक्टली अरेंज्ड हैं, उन्हें कहते हैं पेरिसाइट। दोबारा से सुनेंगे, पत्ते की ऊपर वाली जो एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, उसके साथ ही बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब जुड़े ऐसे सेल्स हैं जिन्हें मेसोफिल सेल कहते हैं, और कंपैक्टली अरेंज्ड हैं, मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें कहते हैं ये पेरिसाइट मेसोफिल सेल्स हैं। उसके नीचे लोअर जो एपिडर्मिस है, लोअर लेयर के ऊपर जो मेसोफिल सेल्स हैं ये स्पॉन्ज टाइप हैं, थोड़े थोड़े हैं, एक जगह पे, दूसरा दूसरी जगह पे, तीसरा तीसरी जगह पे। ये इसलिए क्योंकि लोअर साइड पे स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा ना होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगी। लिहाजा एक जो मेसोफिल सेल है वो एक जगह पे होगा, दूसरा दूसरी जगह पे, दरमियान में जो जगह बच जाएगी उसे स्टोमेटा का नाम दिया जाएगा। तो अपर जो एपिडर्मिस है उसके नीचे जितने भी मेसोफिल सेल पाए जाते हैं वो कंपैक्टली अरेंज है, एक दूसरे के साथ
मजबूती से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ साथ ही प्रेजेंट हैं, इसलिए उन्हें पेनिसाइड बेसोफिल सेल कहते हैं। जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें स्पॉन्ज टाइप है, स्पॉन्ज आपने देखी होगी जैसे वो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये उसी तरह की स्पॉन्ज है। एक जगह पे सेल होगा, दूसरा दूसरी जगह पे, फिर थोड़ी वक्फे वक्फे के ऊपर होंगे, और दरमियान में जो जगह बच जाएगी उसे टाइनी सैक यानी स्टोमेटा कहा जाएगा। और स्टोमेटा लोअर सरफेस के ऊपर इसलिए होता है ताकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट उसके ऊपर आके ना पड़े, अगर डायरेक्ट उसके ऊपर आके पड़ेगी वो खुला रहेगा और सारी ट्रांसपैरेशन होती रहेगी, और पौधा अपने आप को ठंडा रखने के लिए ट्रांसपैरेशन कर देगा सारी, और खुद मुरझा जाएगा। हाँ जी, ये हमारे पास था जी रोल ऑफ क्लोरोफिल, लिमिटिंग फैक्टर और अडाप्टेशन ऑफ लीफ स्ट्रक्चर। अब फोटोसिंथेसिस की मदद से जो ग्लूकोज बन चुका है उसका नेक्स्ट प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, या उससे आगे रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, वो रेस्पिरेशन नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे।